Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 27 दिसंबर 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जाना होगा, वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है क्वांटांग रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक टर्म है डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी। तो ये न्यूज़ में देखने को मिली है, ये टर्म कौन से ग्रुप को रेफर करती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए आसियान, या ऑप्शन नंबर बी ब्रिक्स, या ऑप्शन नंबर सी यूरोपियन यूनियन, या फिर ऑप्शन नंबर डी G20। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम बात करेंगे ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में, लेकिन रेक्स से ज़्यादा फोकस हमारा होगा ओसिरिस एपेक के ऊपर में। अब ये दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सोर्सेज दिखा देता हूँ। वैसे आज से लगभग 2 महीने पहले सितंबर में 24 या 25 सितंबर को ये न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, जहाँ पर बोला गया था कि ये जो नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन है ये कंप्लीट हुआ। ये बेनू एस्टेरॉइड से एक सैंपल लेकर पृथ्वी पर उतरा, लेकिन दोस्तों प्रॉपर तरीके से ये उतरा नहीं। इसने ऊपर से ही सैंपल कैप्सूल के माध्यम से नीचे लैंड करवा दिया पृथ्वी पर, और ये ऊपर से ही दूसरे मिशन पर निकल गया। ये हमारे पास में खबर आई थी। तो अभी तक ओसिरिस रेक्स के बारे में सारे डिस्कशंस हो रहे थे, लेकिन अभी कल से ही बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। जैसे आप देख पाओगे, एक दिन पहले का है, 4 घंटे पहले का, 3 घंटे पहले का, ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर सभी जगह पर चर्चाएं हो रही हैं किस चीज़ की, कि नासा ने इस ओसिरिस रेक्स मिशन का नाम चेंज कर दिया है, और नाम बदलकर यहाँ पर इसका कर दिया है ओसिरिस एपेक। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सको। ये आप देख पाओगे नासा का जो ये मिशन है इसका नाम चेंज करके ओसिरिस एपेक्स कर दिया गया है, और ये मिशन अभी भी कंडक्ट हुआ है, यानी कि अभी भी ये काम पर है, और अभी बहुत समय लगेगा इसको यहाँ पे दूसरा अपना जो पड़ाव है वो पूरा करने में, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स के साथ में समझाता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे, हम इस मिशन को क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ बेसिक चीज़ें, प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हर एक चीज़ आपको इस आर्टिकल में मिलने वाली है। तो हुआ क्या, इस मिशन की शुरुआत दोस्तों कब होती है, 8 सितंबर 2016। इस तारीख को एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था ओसिरिस रेक्स। और इस मिशन को लॉन्च करने का पर्पज़ ये था कि अंतरिक्ष में बेनू नाम का जो एक एस्टेरॉइड है, एक चट्टान है, उस पे से सैंपल उठा के लेकर आना है पृथ्वी पर वापस। तो 2016 में ये मिशन गया, ये पहुंचा, इसको 7 साल लग गए, और 7 साल बाद दोस्तों ये बेनू पे से इस तरीके से गया, इसने यहाँ पर सैंपल उठाया, ये वापस उठा और इधर पृथ्वी की साइड आया। और इसी साल 24 सितंबर 2023 यानी आज से 2 महीने पहले इसने बेनू से जो सैंपल लेकर आया था वो पृथ्वी पर पहुंचा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो सैंपल है ये हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद क्यों है, ये सैंपल हमको ये बताएगा कि कैसे सूर्य और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बने हैं, कैसे यहाँ पर इनका इवोल्यूशन हुआ। ये सारी जानकारी हमको इससे मिल सकती है। क्यों, क्योंकि ये एस्टेरॉइड भी इतना ही पुराना है जब ये पूरा सोलर सिस्टम बनता हुआ नज़र आया था, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। अब होता क्या है, जैसे मैंने बोला 2016 में गया, 7 साल लगे, अभी 24 सितंबर 2013 में ये आया, और आकर ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ये पूरा लैंड कर गया, नहीं,
ये मिशन हमारे पृथ्वी से लगभग 1 लाख किलोमीटर ऊपर था और ऊपर से इसने क्या किया, एक कैप्सूल के माध्यम से जो ये सैंपल लाया था बेनू से उसको छोड़ दिया और उस कैप्सूल को पैराशूट के माध्यम से उताहा डेजर्ट के अंदर में लैंड करवाया गया। अब वो जब कैप्सूल आ गया तो इस तरीके से आप ये देख पाओगे, हमको एक कैप्सूल मिला, यानी कि अंतरिक्ष का ये जो पर्टिकुलर सैंपल है वो हमारे पास में आ चुका है। और दोस्तों जैसे मैंने बोला, इसने कैप्सूल में इसको रखकर छोड़ दिया। बाकी फिर क्या होता है, ये मिशन ऊपर से ही फिर दोबारा निकल गया। इसने अपना इंजन स्टार्ट किया और अब ये दूसरे एस्टेरॉइड की तरफ निकल चुका है जिसका नाम है एपोफिस एस्टेरॉइड। ठीक है, तो अभी जब ये बेनू से ये सारी चीज़ें लेकर आया सैंपल, तो इसका नाम था ओसिरिस रेक्स, ये मिशन रखा गया था। लेकिन इसने अपना ये काम पूरा कर दिया, अब ये दोबारा निकल चुका है और ये लगभग एपोफिस एस्टेरॉइड पर 2029 तक पहुंचेगा। तो अब जब ये एस्टेरॉइड जा रहा है तो इसका नाम, इस मिशन का नाम चेंज कर दिया गया है, नाम रख दिया गया है ओसिरिस एपेक। ये बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस है, ध्यान रखना है, इस मिशन का नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेनू से सैंपल आ चुका है, एपोफिस एस्टेरॉइड की तरफ ये बढ़ रहा है, वहां से भी ये जल्द ही सैंपल लेकर आएगा। ये जो सैंपल आ चुका है पृथ्वी पर बेनू एस्टेरॉइड से, वो इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, नासा ने इसको 45 किलोग्राम के कैप्सूल को अलग अलग टेफ्लॉन की शीट्स में कवर किया और अभी बोला जा रहा है कि नासा के अकॉर्डिंग ये जो कैप्सूल है इसके अंदर में 250 ग्राम के आसपास सैंपल है बेनू एस्टेरॉइड का, जिसमें से 75% जो सैंपल है वो नासा के जॉनसन स्पेस फ्लाइट सेंटर में रखा जाएगा, बाकी को एनालाइज किया जाएगा 2025 तक। इस तरीके से यहाँ पर ये काम हो रहा है। अब ये एनालिसिस करने से ये पता चलेगा, हमारे साइंटिस्ट को जानकारी मिलेगी कि कैसे सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई थी, कैसे ये जो एस्टेरॉइड्स हैं या ये जो हमारा पृथ्वी है या ये पूरा का पूरा हमारा सौर मंडल है ये बना कैसे है, ये सारी जानकारी हमको मिलेगी। तो ओसिरिस रेक्स मिशन क्या है ये पता चल गया। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, बेनू एस्टेरॉइड और एपोफिस एस्टेरॉइड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है क्या। जब बात करते हैं बेनू एस्टेरॉइड की, तो दोस्तों 1999 में खोजा गया था ये। ठीक है, हर 6 साल में पृथ्वी के करीब से ये गुजरता है, इसका डायमीटर आधा किलोमीटर के आसपास का है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि 1.2 ईयर्स में ये सूर्य का एक चक्कर मारता है। ठीक है, और ये जो एस्टेरॉइड है ये करीब आज से 4.5 अरब साल पहले बना था। इसी वजह से यहाँ पर इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर सैंपल आएगा उस सैंपल को एनालाइज करके समझ सकते हैं हम कि कैसे पृथ्वी, कैसे बाकी सौरमंडल बनता हुआ नजर आया, क्योंकि वो भी उसी समय का इवोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये बात हो गई बेनू की। और दूसरा यहाँ पे एस्टेरॉइड है एपोफिस। अब ये जो मिशन है एपोफिस की साइड बढ़ रहा है, 2029 तक वहाँ पे पहुंचेगा। तो दोस्तों ये जो एपोफिस नाम का एस्टेरॉइड है इसको 2004 में खोजा गया था और अभी 13 अप्रैल 2029 को ये हमारे ग्रह की सतह से लगभग 32,000 किलोमीटर से भी कम दूरी से गुजरेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इसका साइज़ की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई लगभग 340 मीटर्स के आसपास है और इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये भी लगभग 4.5 अरब साल पहले बना था। तो इस वजह से अगेन इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसका शेप देखोगे तो मूंगफली की तरह आपको नजर आएगा, बाकी बेनू का शेप देखोगे तो यहाँ पर ये लट्टू की तरह आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए आगे आते हैं। अब ये तो होगी बेसिक चीज़ें, न्यूज़ हो गया, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गया। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, क्योंकि बड़ी देर से हम फोकस कर रहे हैं एस्टेरॉइड, बेनू भी एस्टेरॉइड है, एपोफिस भी एस्टेरॉइड है, यहीं से सैंपल लेकर आए जा रहे हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होता है, तो दोस्तों एस्टेरॉइड्स हमारे रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, चट्टाने हैं जो कि हमारे सन के इर्द गिर्द घूम रही हैं। हमारे प्लैनेट से काफ़ी छोटे होते हैं ये, इस वजह से इनको हम माइनर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। नासा के अकॉर्डिंग 9,94,383, इंग्लिश में बोले तो 9,94,383 इतने जाने माने एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट हैं हमारे अंतरिक्ष में। उसके अलावा दोस्तों जो एस्टेरॉइड्स हैं इनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला जो कैटेगरी है, ये एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट में, और एस्टेरॉइड बेल्ट में लगभग 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट हैं। ये एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे मिलती है, हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट है दोस्तों, इनके बीच में ये जो बेल्ट आपको दिख रही है छोटे छोटे कंकड़ों की, रॉकी पार्टिकल्स की, यही है एस्टेरॉइड बेल्ट। इसमें भी काफ़ी सारे एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं। तो पहली कैटेगरी एस्टेरॉइड की ये हो गई। सेकेंड जो कैटेगरी होती है वो है ट्रोजन्स। अब ये ट्रोजन्स क्या होते हैं, ज़रा ये वाला फोटो देखो, ये वाला फोटो देखो। ये तो आपको एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में पता चल गया,
ठीक है, ये आपको जुपिटर देखने को मिलेगा। दोस्तों जुपिटर जब सन को ऑर्बिट करता है तो जुपिटर वाले इसी ऑर्बिट पर जुपिटर के आगे पीछे भी कई सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड। तो सेकंड क्लास एस्टेरॉइड का ये होता है। और थर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो है होते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो पृथ्वी के जस्ट पास से गुजर रहे होते हैं या पृथ्वी के पास में होते हैं। और बोला जाता है कि लगभग 10,000 से ज़्यादा ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं, मतलब 10,000 ऐसे जाने माने एस्टेरॉइड्स हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं हमारे भारत के लिए, सॉरी भारत कह रहा हूँ, पूरे पृथ्वी के लिए। ठीक है, जिसमें से 1400 तो ऐसे हैं जो पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड्स है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, कभी भी यहाँ पर कह सकते हो कि ये पृथ्वी से टकरा सकते हैं। ठीक है, तो यानी पृथ्वी के आसपास से गुजरते हैं ये। क्लियर हो गया? तो ये एस्टेरॉइड्स के बारे में सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, बाकी डिटेलिंग्स क्या है वो आपको बता दिया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो आज का वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल ज़बरदस्त था, इंपॉर्टेंट था, दूसरा आर्टिकल उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 11 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस की लिस्ट में डालेंगे। क्या बात की जा रही है, भारत और रशिया ने मिलकर एक अग्रीमेंट को साइन किया है और वो अग्रीमेंट कुदांकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित है। हुआ क्या, भारत और रशिया दोनों करीबी दोस्त हैं। अभी आप देखोगे तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये रशिया की 5 दिन की विजिट पर हैं। तो वहाँ पर उस विजिट पर काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स का डिस्कशन हुआ और कल मंगलवार था, तो कल ट्यूसडे में ही भारत और रशिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट को साइन किया। वैसे तो कई अग्रीमेंट साइन करे गए, उसमें से एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट बताया जा रहा है ये कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर, कि जो ये पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये साथ में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पावर प्लांट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस पावर प्लांट के ऊपर एक स्पेशल फोकस दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी ऐसी खास चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। बाकी इस पावर प्लांट के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ये पावर प्लांट इंडिया का एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है जिसको तमिलनाडु में बनाया गया है ना। यहाँ पर रशिया का एक बहुत बड़ा सपोर्ट, रशिया का असिस्टेंस हम लोगों ने रिसीव किया है, उसके माध्यम से इसको यहाँ पर शुरू किया गया। इस प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है वो 2002 में शुरू हो चुका था दोस्तों। बीच में फ्यूल वगैरह का भी इशू आया, रशिया ने यहाँ पर हमें एक बेस्ट फ्यूल देने की बात की है। तो ये जो प्लांट है अभी भी तैयारी में है। बोला जा रहा है कि इसको अगर हम पूरी तरह से स्टार्ट करेंगे, इसकी जो फुल कैपेसिटी के तौर पर ये जब स्टार्ट होगा तो समय हो जाएगा 2027 तक का। 2027 तक यहाँ पर फुली तरीके से ये ऑपरेट करेगा। तब तक रशिया हमारा सपोर्ट करता रहेगा इस प्लांट को स्टार्ट करने में। तो रशिया के साथ में कोलैबोरेशंस करने के बाद में दोस्तों इस प्रकार के प्लांट को हमने बनाया है। अगर आप तमिलनाडु को देखोगे तो इंडिया में तमिलनाडु के अंदर में जस्ट बिल्कुल नीचे आपको ये कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिल जाता है, जो भारत और रशिया साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के लिए ये आर्टिकल इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल के जरिए आपको पता चल चुका है कि हाँ, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में मुझे पता होना चाहिए। और केवल मैं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको पता है ये जो वीडियोज़ होते हैं जो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करके देता हूँ, ये बहुत डिटेल होते हैं। यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ पे मैं निकाल के लेकर आऊँगा, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पूछा गया है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मेंस में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, प्रीलिम्स में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, तो प्लीज़ फोकस होके फुल कंसंट्रेशन के साथ में पूरे आर्टिकल को सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इस कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ में था, पिछले साल नवंबर में भी न्यूज़ में था। क्यों? रशिया ने यहाँ पर भारत को एक नए प्रकार के फ्यूल को ऑफर करने की बात की। रशिया का एक न्यूक्लियर फ्यूल डिवीजन है जिसका नाम है रोसतम। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर बोला ये बेसिकली एक टीवीएल फ्यूल कंपनी है और ये क्या करते हैं, ये कुछ फ्यूल को सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब पावर प्लांट्स को, जैसे अगर पावर प्लांट काम करेगा तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर में फ्यूल चाहिए होगा, तभी यहाँ पर ये काम करेगा और बिजली का उत्पादन करेगा, पावर को जनरेट करेगा। तो अभी जो फ्यूल मिलता था इसकी 18 महीने की फ्यूल साइकिल हुआ करती थी, यानी जो रिएक्टर है इसको हर 1.5 साल में बंद करना पड़ता था ताकि इसका गंदा फ्यूल निकालें और फ्रेश फ्यूल इसमें डाल सकें ताकि ये काम कर सकें। लेकिन अभी रशिया ने रिसेंटली क्या किया था, इनकी कंपनी ने बोला कि हम आपको एक बढ़िया फ्यूल ऑफर करेंगे, एडवांस फ्यूल जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर ऑफर करेंगे, जिसका जो साइकिल होता है वो 24 महीने तक होगा। यानी कि पहले हर 1.5 साल में बंद करना पड़ा था, अब 2-2 साल तक बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लगातार आप यहाँ पर ये वाला जो फ्यूल है इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर रशिया की साइड से आई थी। ठीक है, उसने बोला कि हम आपके साथ में कोलैबोरेट करेंगे और ये जो ऑफर है ये इंडिया को यहाँ पर रशिया ने दिया। समझ गए?
तो इस वजह से भी ये रिसेंटली न्यूज़ में था। कोई तो कई सारे कारण जिसकी वजह से ये जो पावर प्लांट है वो न्यूज़ में आया है बार बार। सवाल यह है ये न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है, क्योंकि ये जो पावर प्लांट्स हैं ये न्यूक्लियर एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों हमें मिलती है रिएक्टर के अंदर एटम्स को स्प्लिट करके। अब जैसे ये रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर आपको दिख रहा है दोस्तों, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कैसे एनर्जी जनरेट हो रही है। जो एटम्स होते हैं उसको यहाँ पर स्प्लिट किया जाएगा रिएक्टर में, ताकि पानी को हीट किया जाए, उसको भाप में बदला जाए, टरबाइन को घुमा सकें, और टरबाइन को घुमाते क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम जनरेट कर सकेंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर में उनके जो इक्विपमेंट होते हैं, जो चीज़ें उसमें लगाई गई हैं, उसके अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, चेन रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और ज़्यादातर जो इनको ताकत मिलती है न्यूक्लियर रिएक्टर को ये काम करने की, जो इनको फ्यूल मिलता है वो यूरेनियम 235 से मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे कॉमनली यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यहाँ पर हीट इस तरीके से प्रोड्यूस की जा सके जिससे कोई ज़्यादा पोल्यूशन भी ना हो। अब बात आती है पोल्यूशन के ऊपर कि जो न्यूक्लियर पावर जब जनरेट होती है तो क्या इससे प्रदूषण होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर पावर एक जीरो एमिशन चीज़ है। यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं निकलती, एयर पोल्यूशन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में लैंड यूजेज की बात करेंगे तो ज़मीन भी कम लगती है, क्योंकि यूएस का एक सरकारी डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपको अगर 1000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है तो ये पावर प्लांट आपको कम ज़मीन में लगाने को मिल जाएगा। जबकि अगर आपको यहीं पर इतने मेगावाट का सोलर प्लांट लगाना होगा तो 75 गुना ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना होगा, 75 गुना ज़्यादा ज़मीन चाहिए होगी। आपको विंड वाला अगर ये पावर प्लांट लगाना होगा तो आपको और ज़्यादा ज़मीन चाहिए होगी, 360 गुना ज़्यादा चाहिए होगी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो ये जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं ये कम जगह में इनको हम लगा सकते हैं और ये बहुत सारी एनर्जी जनरेट करके हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। और यहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है भारत के लिए। क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ थोरियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों कॉमनली क्या होता है, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कह सकते हो कि एक सोर्स है एनर्जी का। एक छोटा सा यहाँ पर जो यूरेनियम है इसके अंदर बहुत ताकत होती है। ठीक है, इसको जला के हम बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यूरेनियम से भी एक बेहतर चीज़ प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं थोरियम। थोरियम से भी यहाँ पर एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। और भारत के लिए अच्छी बात यही है कि भारत में थोरियम प्रेजेंट है, यूरेनियम से ज़्यादा थोरियम इंडिया में मिलता है। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर आप कह सकते हो नया रिसोर्स है इस न्यूक्लियर फ्यूल का जिसको हम थोरियम बोलते हैं। और ये जो थोरियम की अवेलेबिलिटी है इसकी वजह से इंडिया के पास में ताकत है कि हम पहला देश बन सकते हैं जो कि फॉसिल फ्यूल फ्री नेशन को बना सकते हैं। यानी कि प्रदूषण बिल्कुल भी ना हो लेकिन एनर्जी जनरेट होती रहे, क्योंकि थोरियम को जला करके भी ज़्यादा यहाँ पर जो पोल्यूशन है वो नहीं होता। तो थोरियम की अवेलेबिलिटी इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है और इसी से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को और ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको थोरियम रिजर्व्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। जो थोरियम की अवेलेबिलिटी है ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ावा देती है और भारत की जो यहाँ पर ये नीड्स हैं, ज़रूरत हैं एनर्जी की, वो पूरा कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो थोरियम आज के समय पर भविष्य का एक इंपॉर्टेंट फ्यूल माना जाता है, क्योंकि अभी इसको लेकर ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हुई है। हाँ, इसका यूज़ किया जाता है लेकिन बहुत कम लेवल पर। लेकिन इंडिया में थोरियम प्रेजेंट है तो इंडिया इससे ज़्यादा फायदे उठा सकता है। यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर जो एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो थोरियम के ज़्यादा फायदे हैं यूरेनियम के कंपैरिजन में। यूरेनियम वैसे आज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, थोरियम का ना के बराबर यूज़ होता है, लेकिन थोरियम के ज़्यादा फायदे हैं। थोरियम 4 गुना ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे प्रकृति के अंदर में यूरेनियम के कंपैरिजन में। यूरेनियम कम मात्रा में मिलता है लेकिन थोरियम ज़्यादा है। थोरियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ क्रस्ट में वो ज़्यादा है। जो थोरियम फ्यूल होता है जब इसको जलाते हैं तो इससे जो हार्मफुल वेस्ट होता है वो कम निकलता है, जबकि यूरेनियम को जलाते हैं तो यहाँ से जो हार्मफुल वेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, जो कि एक इंसान को कैंसर भी कर सकता है। समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का यहाँ पर एक डिफरेंस। तो यूरेनियम के कंपैरिजन में थोरियम के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और भारत के पास में थोरियम ज़्यादा है। बस हमें इसका सही उपयोग करना आना चाहिए, सही तरीके से हम इसका यूज़ कर सकें आने वाले समय पर। ठीक है, और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो इम्पोर्ट बिल्स हैं वो हमारे कट डाउन हो जाएंगे। क्यों? अभी हमें एनर्जी को रिसीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। साल भर में $100 बिलियन तक हम बचा सकते हैं, क्योंकि अभी हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम, कोल को इंपोर्ट करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब हम थोरियम का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे।
उसके बाद दोस्तों ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये स्टेबल और रिलायबल सोर्स है। एक तो ग्रीनेस्ट सोर्स है, मतलब हाँ देखो सोलर एनर्जी विंड एनर्जी थोड़ा और ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी हो जाती है, बट यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी में थोड़ा पोल्यूशन मिलता है लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है भाई। ये प्रॉपर तरीके से वेदर के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर सही से सूरज नहीं निकल रहा है तो वो आपका सोलर एनर्जी सही से चार्ज नहीं हो पाएगा, प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज़ें वेदर के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बाकी दोस्तों इंडिया ने कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला जो पावर जनरेशन है वो कर सकें। अगर आप देखोगे इसी डायरेक्शन में 3 अलग अलग जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है ये स्टार्ट करे गए थे होमी भाभा के थ्रू 1950s के समय पर। फिर उसके बाद हमने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को बनाया। ये जो कानून है इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया और इस कानून के तहत यूरेनियम और थोरियम को एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया गया हमारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अंदर में। फिर दिसंबर 2021 के अंदर में भारत सरकार ने पार्लियामेंट को बताया कि हम क्या कर रहे हैं, 10 अलग अलग खुद के प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स बना रहे हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, दिसंबर 2021 में सेंटर ने अप्रूवल दिया कि हम 6 अलग अलग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाएंगे। कहाँ पर? जैतपुर महाराष्ट्र के अंदर में। और जैतपुर प्रोजेक्ट एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जब भारत और फ्रांस के पार्टनरशिप की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस हमको सपोर्ट कर रहा था। और ये जब तैयार होगा तो जैतपुर प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनकर आएगा, जिसकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग फ्रांस की हेल्प से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। बाकी अगर हम बात करेंगे इंडिया में आज के समय पर कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, उतने 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो मेजर हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, वो है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र के अंदर में, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में, कायगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटका में, कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु में, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में, काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात के अंदर में। ठीक है, और जितने भी ये 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स दोस्तों, इनमें से जो 18 रिएक्टर्स है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर वाले हैं और 4 हमारे पास में लाइट वाटर वाले रिएक्टर्स हैं। इनके बीच का डिफरेंस अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा यहाँ पर ध्यान में रखना। बाकी इनकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। और आपसे अगर पूछा जाए सबसे नया न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें से कौन सा है, तो नया और सबसे बड़ा वो है कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जो तमिलनाडु में। फिर आपसे पूछा जाए कि पहला और सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो वो महाराष्ट्र का है दोस्त, है जिसका नाम है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यूपीएससी ने साल 2012 में यहाँ से एक सवाल पूछा। सवाल क्या था? टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, जो हमारी एनर्जी डिमांड है दोस्तों, इसको पूरा करने के लिए कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया को कहीं ना कहीं थोरियम के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि थोरियम कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में भविष्य का एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है। इस कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि थोरियम के एडवांटेज यूरेनियम के कंपैरिजन में क्या है। पहला, क्या थोरियम ज़्यादा अवेलेबल है नेचर में यूरेनियम के कंपैरिजन में? जी सही बात है, अभी हमने डिस्कस किया था। दूसरा, जब बात करते हैं बेसिस पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल की, तो थोरियम ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है यूरेनियम के कंपैरिजन में। सही बात है, अभी मैंने आपको बताया ही था। तीसरा, थोरियम से ज़्यादा कम हार्मफुल वेस्ट होगा, जबकि यूरेनियम से ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट निकलता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर सही आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एग्जैक्टली लाइन टू लाइन ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो आप देखोगे तो ये जो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर बात आती है यहाँ पर एक और की। अब ये थोड़ा सा अलग है, बहुत पुराना क्वेश्चन भी है। 2009 में आपसे ये पूछ लिया गया, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व यूरेनियम। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किसका है, किसके पास में है? तो 2009 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। यूपीएससी मेंस में 2013, 2017, 2018 ये सब क्वेश्चन दिए गए कि भाई जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इसकी कमी की वजह से जो एटॉमिक एनर्जी है इसको ज़्यादा सिग्निफिकेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है इंडिया में, डिस्कस कीजिए। ठीक है, जो न्यूक्लियर साइंस है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बताएं। उसके अलावा जैसे जैसे एनर्जी नीड्स बढ़ रही हैं, इंडिया को यहाँ पर अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी एक्सपैंड कर रहा है भारत, उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहिए, ये यहाँ पर बताना है।
और प्रोग्राम क्या क्या है वो भी आपको बताया गया। तो आप देख पाओगे मैं से भी यहाँ पे डायरेक्टली सवाल दिए, आप आराम से रोक के पढ़ लेना, ठीक है। मैं भी यहाँ पे पढ़ूंगा, ये सिंपल सी बात है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपने लिंक करके चलना है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, उसमें बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा डिस्कस किया, तो एग्जाम में वो बैकग्राउंड डेटा पूछा जाएगा, ना कि आर्टिकल। तो आप लिखने अगर बैठोगे, नोट्स आने बैठोगे, घंटों लग जाएंगे। तो आपको रेडीमेड प्रिंटेड नोट्स होते हैं वो दोस्तों यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसको आप आराम से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे क्लास के सिंपल फॉर्म में जो ई नोट्स हैं वो आपको इस पेड ग्रुप में मिल जाते हैं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है दोस्तों वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो, और कुछ ही दिनों में आपका ये अमाउंट रिकवर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आपको बेनिफिट्स बरकरार मिलते रहेंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार कोई मैसेज कर देना, आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देखना कि भाई इस ग्रुप में मुझे क्या क्या मिल रहा है, अपने आप को पूरा सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। बाकी दोस्तों इस ग्रुप में फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आपका कंटेंट सिक्योर रहता है, डेट वाइज पड़ा रहता है। किसी भी तारीख का पीडीएफ ओपन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, डिलीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको कहीं पर कंटेंट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी यार एक बात हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप लोग उसको सपोर्ट कर सकते हो। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब ये आर्टिकल रिपीटेड है, आज से कुछ दिन पहले हमने इसका डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार न्यूज़ है क्या। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक करेंगे, पेज नंबर 13 पर प्रेजेंट है। हुआ क्या है, तो यहाँ पे रिपोर्ट आती है, इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, भारत का जो घाटा है दोस्तों वो कम हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। जो हमारा इस साल का जो क्वार्टर नंबर 1 था, क्वार्टर नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो अप्रैल 2023 से जून 2023 की बात कर रहे हैं। अप्रैल मई जून 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, पता है ना। तो अप्रैल से लेकर जून के क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भारत का जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो घाटा हुआ था हमारा, ये बहुत ज़्यादा था, और अभी यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कम हो चुका है क्वार्टर 2 में, ऐसा बोला जा रहा है। तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये अब जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई से सितंबर हमारा क्वार्टर 2 हो गया, ठीक है। तो इस वाले पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है ये कम होकर $8.3 बिलियन पहुंच चुका है, यानी कि हमारे जीडीपी का 1%, जबकि ये क्वार्टर नंबर 1 में जीडीपी का 1.1% घाटा हुआ करता था। तो जो ट्रेड के बीच में गैप था, जो हम लॉस फेस कर रहे थे, वो लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्विसेज एक्सपोर्ट का सेक्टर है दोस्तों वो थोड़ा सा ग्रो किया है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, समझ गए। तो ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में बना हुआ है। तो क्या एग्जामिनेशन में ये परसेंटेजेस वगैरह पूछी जाएंगी, कितना बिलियन डॉलर ये वो, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता, ये हमेशा चेंज होता रहता है। ये तो बस आपको बताया गया कि भाई 2024 के क्वार्टर 1 के कंपैरिजन में क्वार्टर 2 में जो गैप था, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, ये थोड़ा सा कम हुआ है। तो एग्जाम में क्या पढ़ना होगा, आपने ये पता होना होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट एग्जैक्टली होता क्या है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए। तो आओ मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। करंट अकाउंट डेफिसिट ये कब होता है, जब हमारे देश का जो इंपोर्ट है सामान का, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा हो जाए और उसका एक्सपोर्ट कम हो जाए। कहने का मतलब है हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हों और एक्सपोर्ट कम कर रहे हों, और एक्सपोर्ट कम करने की वजह से ज़्यादा इनकम जनरेट हो नहीं पा रही है, और इंपोर्ट ज़्यादा करने की वजह से हमारा बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है, समझ गए। तो ये एक गैप क्रिएट हो जाता है, केवल हम खरीद ही रहे हैं, बेच कुछ नहीं रहे, तो फ़ायदा हमें कुछ हो नहीं रहा, सीधा घाटा ही घाटा हो रहा है, खर्चे खर्चे हो रहे हैं, कमाई नहीं हो रही है। यह है करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, ध्यान रखना। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में यही हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार का एक आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा गैप होता है जहाँ पे सरकार के जो एक्सपेंडिचर है, मतलब सरकार के खर्चे कितने, कमाई कितनी है ना, उसका जो यहाँ पर कमी निकल कर आती है, डिफरेंस निकल कर आता है, वो होता है फिस्कल डेफिसिट। जब मान लो सरकार के खर्चे ज़्यादा हो जाएं, कमाई कम हो जाए, तो वो फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा।
तो करंट अकाउंट डेफिसिट समझ गए ना, जब हम सामान का, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हों और उसको एक्सपोर्ट कम कर रहे हों, केवल पैसा खर्च कर रहे हैं, कमाई कम हो रही है, यह है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये सिनेरियो थोड़ा सा कम हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो यही हमारी न्यूज़ थी। क्लियर हो गया? अब दोस्तों करंट अकाउंट डेफिसिट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो CAD होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट असर डालता है, स्टॉक मार्केट के ऊपर, लोगों के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में। क्योंकि अगर ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा किसी भी देश का, मतलब उसको कम घाटा फेस करना पड़ रहा है, वो फ़ायदे में चल रहा है, तो इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर यही चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो इन्वेस्टर सोचेगा यार ये तो खुद उधार में चल रहे हैं, कभी भी डूब जाएगी सरकार, मतलब कभी भी यहाँ पर ये कोलैप्स कर जाएंगे, है ना। तो इस चक्कर में लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। समझ गए? तो ये भी एक बहुत फ़ायदा है, इसका इम्प्लीकेशन समझ में आया। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट के नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं हमारे इकोनॉमी के ऊपर में। जैसे हमारी करेंसी बहुत कमज़ोर होती है। जब जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट को ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं, यानी कि ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमारी करेंसी है वो डेप्रिशिएट होने लगेगी, करेंसी की वैल्यू कम होने लगेगी। या फिर डेट एक्यूमुलेशन, क्योंकि जब एक देश इतना घाटे में चल रहा होगा, कमाई नहीं हो रही है, इंपोर्ट पे इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इससे सरकार उधार लेगी इस गैप को भरने के लिए, जिससे क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारी इकॉनमी के ऊपर कर्जा चढ़ता हुआ चले जाएगा। समझ गए? तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात की जा रही है लेप्रोजी के बारे में। GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेप्रोजी एक पर्टिकुलर बीमारी है। न्यूज़ में क्यों है, तो मैं आपको ये बता दूं, ओडिशा की सरकार ने हाल ही में लेप्रोजी को एक रिपोर्टेबल डिजीज़ अपने राज्य में डिक्लेयर कर दिया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में आया है और ऐसे क्वेश्चन बनते हुए आए हैं एग्जामिनेशन में। लेप्रोजी को हम लोग हैंसेन्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है आपसे, ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है, फंजाई की वजह से होती है, तो ये एस्पेक्ट ध्यान में रखना है। तो लेप्रोजी एक प्रकार के बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्राe, इसकी वजह से बीमारी फैलती है। ये जो बीमारी है ज़्यादातर हमारे स्किन के ऊपर अफेक्ट करती है। इस तरीके की जो स्किन है दोस्तों, ये हो जाती है, कभी कभी स्किन पर गांठें पड़ जाती हैं, सिकुड़ सी जाती है स्किन। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, अगर यहाँ पर इस बीमारी को ठीक ना किया गया तो ये बीमारी कहीं ना कहीं एक इंसान की परमानेंट डिसेबिलिटी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, उसके जो अंग हैं, ऑर्गन्स, उसको पूरी तरह से डैमेज कर सकती है। ये बीमारी ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़, फॉर एग्जांपल इंडिया में भी आपको देखने को मिलती है। ये बीमारी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी जिसके ऊपर इतना ज़्यादा लोगों ने फोकस नहीं किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं साइलेंटली लोगों को मार रही है। और अभी भी 120 से ज़्यादा देशों में बीमारी फैली हुई है। हर एक उम्र के व्यक्ति को लेप्रोजी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो। और ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये बीमारी फैलती है एक इंसान के नोज़ या माउथ से, जो ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट्स है, उसके माध्यम से बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, तो एक क्लोज कांटेक्ट चाहिए और बहुत खतरनाक अगर किसी के साथ में कांटेक्ट होगा तभी बीमारी फैलेगी। ऐसे नहीं फैल सकती, कैजुअल कांटेक्ट से नहीं फैल सकती, है ना, हाथ मिला लेना, है ना, एक दूसरे से गले मिल लेना, ऐसे नहीं फैलेगी। लेकिन उसके नोज़ और माउथ के ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में अगर कोई इंसान आता है तो डेफिनेटली बीमारी फैल सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। फिर बात आती है इसके सिम्टम्स की, लक्षण की। तो लगभग यहाँ पर 3 से 5 साल लगते हैं लक्षण को दिखाई पड़ने में। जब ये बैक्टीरिया हमारा कांटेक्ट में, बॉडी के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से लेप्रोजी हो रहा है, तो उसके बाद 3 से 5 साल बाद लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जो मेन लक्षण होते हैं लेप्रोजी के, हमारी जो स्किन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं खराब सी होने लगती है। और ये जो नर्व डैमेज होती हैं, नर्व्स, जो हमारी नर्व्स होती है दोस्तों, वो सबसे पहली बार डैमेज होती हैं। और नर्व्स डैमेज होने की वजह से स्किन खराब हुई, और स्किन खराब होने की वजह से दोस्तों हमारे जो हाथ हैं, लेग्स हैं, उसकी जो फीलिंग है वो इंसान उसको महसूस ही नहीं कर पाता, मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसको ठीक किया जा सकता है मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से। कई सारी दवाइयाँ हैं जो कि यहाँ पर यूज़ की जाती हैं इस डिसेबिलिटी को रोकने के लिए। कई बार जो पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर इस ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं जल्दी, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होते ही ये बीमारी को फैला नहीं सकते। ये भी एक इसकी अच्छी चीज़ है। बाकी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि सरकार ने इसके लिए अलग से प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है नेशनल लेप्रोजी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इस बीमारी को प्रॉपरली ख़त्म करने के लिए। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम है जहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आ रही है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसको हेड कर रहे हैं डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज।
ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर इस प्रोग्राम की जो मेन रणनीतियाँ हैं, जो प्लान है, वो यहाँ पर कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर चला रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी चिंता इस प्रोग्राम को लेकर यह है लेप्रोसी के केसेस बिल्कुल स्टार्टिंग में डिटेक्ट करना, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर एक कंप्लीट ट्रीटमेंट देना, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो ये एक मेन पर्पज़ है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में एक मिसाइल की बात की जा रही है जिसका नाम है नैसम्स। इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये न्यूज़ में बनी हुई है। क्या है ये मिसाइल? तो दोस्तों एक मीडियम रेंज ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक है। एक कह सकते हो सरफेस से, इस तरीके से आप देख पाओगे सतह से हवा में हमारे टारगेट्स को हिट करने वाली ये एक मिसाइल है। नैसम्स जो है एक शॉर्ट टू रेंज मीडियम एयर डिफेंस है, यानी अगर दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, मिसाइल है, ड्रोन है, उसको हवा में गिराना है तो ये वाला मिसाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे इंपॉर्टेंट एसेट्स को बचा सकता है, हमारे मिलिट्री एसेट्स को बचा सकता है। मिलिट्री का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर आप ये पूरे के पूरे सिस्टम को तैनात कर दो, है ना, उसकी सुरक्षा करेगा। क्योंकि अगर कोई दुश्मन का टारगेट आ रहा होगा तो पीछे का जो एरिया है वहाँ पे वो मिसाइल गिरने नहीं देगा, ये जाएगा हवा में उसको गिरा देगा। इसको डिज़ाइन किसने किया? तो नैसम्स को डिज़ाइन और डेवलप दोनों काम किया है यूएस ने और साथ ही साथ में नॉर्वे ने। यूएस की कंपनी है रेथन और नॉर्वे के हैं कॉन्ग्सबर्ग डिफेंस एरोस्पेस। नैसम्स ऑलरेडी 13 देश आज के समय पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब बात करते हैं 13 देशों की, और इसके अलावा यूएस, नॉर्वे, फिनलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, ओमान, लिथुआनिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर, हंगरी, यूक्रेन, ये सभी कंट्रीज़ यहाँ पे डिपेंडेंट हैं इस मिसाइल के ऊपर में। अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स की सुरक्षा इसी मिसाइल से कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन इसी मिसाइल से प्रोवाइड करवाई जा रही है। बाकी फीचर्स की बात करेंगे तो ये दुनिया का पहला नेटवर्क शॉर्ट एंड मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कह सकते हो कि क्या करेगा, हमारे नीचे एरिया की सुरक्षा करता रहेगा जहाँ पे भी इसको तैनात करेंगे। फीचर्स की बात करेंगे तो 360 डिग्री इसका डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर में 3 लॉन्चर्स लगाए गए हैं, हर एक के अंदर में 6-6 मिसाइल्स हैं। उसके बाद ये जो सिस्टम है ये लगभग 72 टारगेट्स को, यानी अगर सामने से 72 हमले हो रहे हैं लगातार तो उनको अलग अलग तरीके से लगातार यहाँ पे हिट करके गिरा सकता है। उसके अलावा इसके अंदर में AIM-120 जो अमराम एयर टू एयर मिसाइल है दोस्तों, वो भी यहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो नैसम्स को यहाँ पर फिट कर सकते हैं हम फायर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के साथ में भी, तो इनके यूज़ अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसको लेकर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ग्रुप का नाम है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। ये चर्चा में है, ज़रा डिस्कस कर लेते हैं क्या है पूरा मैटर। तो हाल ही में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का जो 8वां एडिशन है दोस्तों, ये 8वां एडिशन कंडक्ट किया गया। इसकी मीटिंग होती है, कहाँ पर होती है? थाईलैंड के अंदर में, बैंकॉक में। इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो क्या है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ये आपने पता होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है दोस्तों एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है, एक ऐसा इनिशिएटिव जिसकी मेन मांग क्या है कि समुद्र के अंदर समुद्र की सुरक्षा करना। सारे लिटरल जो स्टेट्स हैं उनकी नेवीज़ को साथ में लेकर आना। लिटरल स्टेट्स की बात करते हैं तो इंडियन ओशन के आसपास के देशों की बात कर रहे हैं, चाहे वो सोमालिया हो, कीनिया हो, तांजानिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो। ये आप देख पा रहे होंगे इंडियन ओशन है पूरा का पूरा नीचे, है ना। इनके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं इन सब की नेवी को साथ में लेकर आता है ताकि इस पूरे समुद्र की, इस बड़े से रीजन की सुरक्षा की जा सके। और सुरक्षा करने के लिए ये सभी कंट्रीज़ एक साथ मंच पर आती हैं, मीटिंग करती हैं। और ये जो इंडियन नेवल सिंपोजियम है इसकी शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत की थी भारत की नेवी ने 2008 में। और धीरे धीरे हमने कई सारी कंट्रीज़ को, उनकी जो नेवीज़ है उनको साथ में लेकर आए इस मंच पर। और इसका जो सबसे पहला एडिशन हुआ था फरवरी 2008 में हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर में, जहाँ पर इंडियन नेवी इसका एक चेयर बन गया था, यानी इंडियन नेवी इस पूरे मीटिंग को चेयर कर रही थी। तो इसका मेन काम यही है कि सभी नेवीज़ को साथ में लेकर आना, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना के चलना, और कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ में मिलकर यहाँ पर उसका सोल्यूशन निकालना, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। फिर बात आती है रेनडियर की। ये रेनडियर आपको हिरण की तरह दिख रहा होगा, बारहसिंगा की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। ये भी न्यूज़ में बना हुआ है तो एग्जाम के परस्पेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये खबर क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो दोस्तों जब बात करते हैं रेनडियर की तो ये अपने आप में डियर की, हिरण की एक सबसे बड़ी स्पीशी है। ये वो मैमल हैं जो कि सिविडाई फैमिली को बिलोंग करते हैं। प्लस हमारे दुनिया में इकलौते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना चाहो तो रेनडियर इकलौते ऐसे मैमल हैं
जिनके अंदर ताकत है कि ये अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती हैं, यूवी लाइट जो होती हैं, उनको ये देख सकते हैं। और यूवी लाइट को देखने के माध्यम से क्या होता है, ये दूर से ही जो प्रीडेटर्स होते हैं, बड़े बड़े जानवर जो उनको खाने आ रहे हैं, है ना, वो उनको देख सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जो वाइट फर होता है, जो बड़े बड़े प्रीडेटर होता है जो दूसरे जानवर को खाने के लिए आ रहे हैं, उनका जो वाइट फर है वो ज़्यादा दिखाई देता है अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर में। तो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को देखने की ताकत इन मैमल्स के पास में, जिसकी वजह से प्रीडेटर्स को एकदम से देख सकते हैं। प्लस इनके पास में ये भी एबिलिटी है कि इनकी जो नाक है वो क्या करती है, जब ये हवा को यानी कि सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो सांस लेते वक्त वो जो हवा जाती है इनके बॉडी के अंदर में वो गर्म हो जाती है, यानी लंग्स में एंटर होने से पहले पहले यहाँ पर वो गर्म हो जाती है। ये भी इनकी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट खास बात है। जो मेल और फीमेल हैं दोनों के यहाँ पर इस तरीके से सींग देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बोला जाता है जो मेल के सींग होते हैं दोस्तों वो ज़्यादा होते हैं, साइज़ में भी बड़े होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में। तो ये जो रेनडियर है सबसे ज़्यादा पोलर और आर्कटिक क्लाइमेट्स में पाया जाता है, ठंडे रीजन में जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, और ये ज़्यादातर यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में भी स्पॉट किए जाते हैं। डाइट की बात करेंगे तो हर्बीवोर होते हैं, लगातार जो प्लांट्स और वेजिटेशंस होते हैं पेड़ पौधे खाने का काम करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे तो IUCN के अंदर में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, तो हाई प्रोटेक्शन यहाँ पर इनको प्रोवाइड करवा रखी है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है रेनडियर के बारे में। उसके अलावा हाँ, अभी कुछ रिसर्चेस की गई थी ना जिसकी वजह से रेनडियर चर्चा में है, वो क्या रिसर्चेस ज़रा ये भी बात कर लेते हैं। तो ये पाया गया कि जो रेनडियर है वो सर्दियों में भी, गर्मियों भी और वो ऑटम सीजन में भी, हर एक जो सीज़न है सभी सीज़न में अप्रॉक्सीमेटली सेम मात्रा में सोता है। जबकि फैक्ट ये था कि ये समर में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ऐसा नहीं है समर में ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, सभी कह सकते हो टाइम पीरियड में ये सेम अमाउंट में ही अपनी नींद लेते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कल मैंने आपसे मैप में बोला था स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को देखना, कई सारे लोगों ने गलत तरीके से देखा। ठीक है, बस खाली क्या क्या देखना होता है मैं आपको ये बताता हूँ जब भी आपसे कोई स्ट्रेट वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। ये आप देख पाओगे, ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ पर एक छोटी सी पानी की समुद्र की गली दिख रही होगी। इसी गली को, मतलब ऐसी कोई गली जो होती है जो दो बड़े समुद्र को जोड़ रही होती है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है दोस्तों, ये कौन से दो बड़े समुद्र को जोड़ रहा है, ये अटलांटिक ओशन को जोड़ रहा है और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ रहा है। अभी मैं आपको बड़े बड़े मैप्स में दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ये न्यूज़ में आ चुका है, क्यों न्यूज़ में रहने का इसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। रीज़न यह है कि ईरान ने हाल ही में, कह सकते हो धमकी दी है कि अगर इजराइल ने गाज़ा के ऊपर बम बरसाने ना रोके तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को बंद कर दिया जाएगा। ये ईरान ने हाल ही में बोला है, जिस वजह से स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर न्यूज़ में आया। चलो बात करते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर एक पतला सा वाटरवे है, समुद्र का रास्ता, जो कि यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है। अगर हम इस पर्टिकुलर मैप को देखें तो ऊपर यह है यूरोप, नीचे आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा। समझ गए? अब यहाँ पर इन दोनों को अलग कैसे कर रहा है, ये आप देख पाओगे, यहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं यूरोप अफ्रीका, लेकिन यहाँ पर एक पतली सी यहाँ पर स्ट्रेट है जिसको स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर का नाम देते हैं। इस स्ट्रेट की वजह से ये दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट अलग हो जाते हैं। ऊपर स्पेन है, नीचे मोरक्को आपको नजर आएगा। ठीक है, इधर अटलांटिक ओशन है और इधर मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम ये पतली सी गली कर रही है, जिसको हम स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब ये सुएज कनाल की जब हम बात करते हैं, उधर इजिप्ट की साइड में जो सुएज कनाल है, ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। जब ये सुएज कनाल नहीं था ना, तब सारा व्यापार दोस्तों इस स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से हुआ करता था। आज भी व्यापार यहाँ से होता है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को देखोगे तो इसके ऊपर स्पेन है। ठीक है, स्पेन, और नीचे यहाँ पर मोरक्को देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, ये ऊपर स्पेन है, नीचे मोरक्को है। आगे आते हैं। अब दोस्तों बोला जाता है कि ये जो स्ट्रेट है ये 58 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई केवल मात्र 13 किलोमीटर के आसपास है। इसकी गहराई 300 से 900 मीटर है और एक इम्पॉर्टेंट गैप है अफ्रीका और यूरोप के बीच का। इसकी स्टडीज़ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो स्ट्रेट है दोस्तों, ये तब बना था जब अफ्रीकन प्लेट ऊपर की साइड में मूव की थी यूरोपियन प्लेट की साइड में, तब जाके पतली सी यहाँ पर एक गली बन गई। और अभी भी बोला जाता है कि एक बिजिएस्ट वाटरवे है, छोटा सा रास्ता है लेकिन बहुत बिजी है। हर रोज इस स्ट्रेट से 300 के आसपास जहाज गुजरते हैं सामान लेकर इधर से उधर, यानी कहने का मतलब है हर 5 मिनट में एक जहाज यहाँ से निकलता है। तो एक इंपॉर्टेंट एरिया है और यहीं पर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के पास में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है। ठीक है, और वो जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है उसका नाम है मोरक्कन पोर्ट। ध्यान रखना, मोरक्कन पोर्ट ऑफ तांगेर मेड,
जो कि तंजियर के जस्ट पास में है। यहाँ पर यह है मोरक्को, तो मोरक्को का कोई बंदरगाह यहाँ पास में होगा, उसके डिस्कशन किए जा रहे हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ फाइनली आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज के न्यूज़पेपर में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमको मिलता है। पहली बात दोस्तों, आज का कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं है, तो उसके लिए वेट मत करना। ये आज का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अरुण मेहरा साहब ने लिखा है, एक फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के, चेयरमैन रह चुके हैं बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ऑफ इंडिया के। तो इनका कहना यह है, देखो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बोलते हैं कि जो इंडिया की ग्रोथ है, उस इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ में एक चीज़ अटक रही है, और वो कहीं ना कहीं इंडिया को इकोनॉमी में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जबकि चाइना इतना ज़्यादा आगे निकल गया इकोनॉमी में, उसके पीछे का रीज़न भी यहाँ पे अरुण मेहरा साहब ने बताया हुआ है। तो एक एक करके हर एक एस्पेक्ट को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे पहला पैरा, राइटर क्या बोलते हैं। राइटर बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। ब्रेकिंग द मोल्ड किताब है, रीइमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर, किताबों में रघुराम राजन एंड रोहित लांबा ने रिकमेंड किया है कि जो इंडिया है, इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं दोस्तों, ये जो पॉलिसीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, वो ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी, है ना। हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस रखना होगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस रखना होगा। और सबसे बड़ी बात, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा नहीं कि हम केवल बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करें। भाई छोटे छोटे गाँव में, रूरल एरियाज़ में, वहाँ भी तो छोटी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, वो भी तो छोटे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं, उनको भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। क्योंकि हम छोटे वाले एरियाज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए थोड़े ज़्यादा पीछे रह जा रहे हैं। राइटर बोलते हैं बहुत सरप्राइजिंग है कि जो इंडिया है वो लगातार पिछले 30 सालों से ये काम कर रहा है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करके एक्सपोर्ट करने में, लेकिन हमेशा जो आउटकम है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं आया। आज के समय पर जो जॉब्स हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, और जो जॉब्स में लगे हुए हैं उनके पास में ज़्यादा अच्छी इनकम नहीं है। ये भी इकॉनमी की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमको आज के समय पर ही नज़र आती है। फिर राइटर बोलते हैं यहाँ पर, अगर आप ये इकॉनमी की स्थिति देखते हो तो जो फार्मर्स हैं, फार्मर डिमांड कर रहे हैं बेटर प्राइसेस की, कि उनको अच्छा प्राइस मिले। और जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, वो डिमांड करते हैं भाई उनको अच्छी मजदूरी मिले, सोसाइटी एक सिक्योरिटी मिल जाए उनको। लेकिन जो इकॉनमी है दोस्तों, वो इकॉनमी अच्छी शेप में नहीं चल रही आज की हमारी, जहाँ पर 60% जो इंडियंस है दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब मैक्सिमम जो इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे, उनके पास में जो जॉब है वो जॉब इनफॉर्मल जॉब है, यानी कि उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कभी भी जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा जॉब में भी यहाँ पर फिर रिजर्वेशन दिया जा रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर मैटर करती है, इम्पैक्ट डालती है हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर में। राइटर बोलते हैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के समय की वो है मिसमैच। मिसमैच मतलब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, डिजिटाइजेशन हुआ है, ना केवल इंडिया में पूरे दुनिया में, उसके हिसाब से लोगों की जो स्किल्स हैं वो पीछे रह गई हैं। पहले पेपर वर्क करना होता था, लोग कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, नई स्किल्स को पाने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, और वो स्किल्स लोग लेना नहीं चाहते। इस चक्कर में क्या है, वो एक छोटी सी जॉब में लगे रहते हैं, आगे उनका जो ग्रोथ है वो यहाँ पर नहीं हो पाता, जो कि एक सही बात भी है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि जो इंडिया की ग्रोथ है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मिसमैच। भाई नौकरियां में चाहिए स्किल्स, अगर आप स्किल देखोगे लोगों के पास में, तो स्किल की कमी है। ये पहले से हम ऐसे कई सारे आर्टिकल डिस्कस करते हुए नजर आए। अगर स्किल नहीं होगी तो जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, जॉब अच्छी नहीं मिलेगी तो इनकम भी अच्छी नहीं होगी। राइटर बोलते हैं 20 साल पहले इंडिया चमक रहा था। इकोनॉमिस्ट जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जब हमने यहाँ पर फोकस किया तो हम केवल बड़े सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हुए चले गए, और जो रूरल एरियाज़ हैं, गांव वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो छोटे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर स्पेशल फोकस नहीं दिया गया, जो कि अगेन ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने अपनी इतनी बड़ी आबादी को गरीबी से निकाल कर यहाँ पे ऊपर पहुँचाया। क्यों? उन्होंने भी जो बड़े बड़े सेक्टर थे, जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनके ऊपर तो काम किया, उनको और बड़ा बनाया, लेकिन जो छोटे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनके ऊपर काम करके उनको भी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कन्वर्ट किया। और अब चाइना कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देखोगे कितना ज़्यादा आगे है, दुनिया को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। समझ गए? अब राइटर बोलता है कि इंडिया ने ना इन्वेस्टमेंट जो किया है वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया। 70 साल पहले एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हुआ।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर आया, ठीक है, इंडिया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज आई बड़ी सारी। अब क्या हुआ, इनसे बहुत से लोग पढ़ पढ़ कर सीख सीख कर नए नए लोग निकल कर आए। इन सब इंस्टीट्यूशंस ने नए नए सीईओ को प्रोड्यूस किया। यूएस की मल्टीनेशनल कंपनीज में आज के समय पर बड़ी बड़ी कंपनीज में, चाहे वो गूगल के हों सीईओ, या बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, वो इंडियंस हैं। इंडिया के प्रोग्राम इस तरीके से रहने लगे, इंडिया बड़े बड़े सीईओज को प्रोड्यूस करने लगा, बड़ा बड़ी जो संस्थाएं हमारी। लेकिन जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ है दोस्तों, वो पैटर्न ऑफ ग्रोथ सही नहीं है, ठीक है। लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर में सीईओ बन रहे हैं, इंडिया के अंदर में उनको वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही लोगों के ऊपर एक स्पेशल फोकस करना है। इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है, केवल कुछ लोगों को यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड करवाना नॉट इनफ। हमें एक इनफ डिसेंट जॉब्स भी जनरेट करनी होंगी, स्किल्स भी प्रोवाइड करवानी होंगी इंडिया मासेस के लिए। अब लोगों के पास में, जिनके पास में स्किल्स हैं बढ़िया, वो कहाँ जा रहे हैं, वो बाहर जाके कंपनी में काम कर रहे हैं, समझ गए, क्योंकि हमारे पास में वो वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो भी नहीं मिल पाती लोगों को। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया अगले सेक्शन के बारे में। ये बोलते हैं जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं डेवलप की गई हैं अलग अलग तरीके से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना कुछ रियलिटी है जो हम मिस कर देते हैं। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट ये नहीं समझ पाते कि जो सिटीजन्स हैं, अगर वो नई स्किल को सीखेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, नेशन को एक नया कह सकते हो इंसान मिलेगा, नेशंस के प्रति कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ेगा, जो कि पहले नहीं हो रहा था। अब क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल वर्कर है, जो खेती बाड़ी कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, अपने उस इंटेलिजेंस को अप्लाई कर रहा है दूसरी जगह पर, एक नई नौकरी ले रहा है, वहाँ पे लेबर का काम कर रहा है। लेकिन वो लेबर का काम करने को रेडी है, थोड़ा समय एक नई स्किल को सीखने में नहीं लगा रहा है। ये एक चीज़ है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि तुरंत जॉब मिल जाए, एकदम हाई क्वालिटी की और हाई पेड जॉब मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप नई स्किल को नहीं सीखोगे। और इसके लिए यहाँ पर कोई लोएस्ट जॉब पकड़कर इंसान बैठ जाता है, फिर उसमें ही वो लगा रहता है। उसने जो स्किल सीखने का मौका था वो भी गवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक नई स्किल सीखी जाएगी, वो जो टाइम आप शुरू में कम पेड वाली जॉब में दे रहे हो, वहाँ पे भी लेबर का काम कर रहे हो, उससे अच्छा एक नई स्किल्स को लर्न कर सकते हो। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन यहाँ पर वो जो तकलीफ है वो कहीं ना कहीं फिर आपको एक हाई पेड जॉब में लेकर आ सकती है। जो अगली जॉब आपको मिलेगी वो कहीं ना कहीं एक बढ़िया जॉब हो सकती है, समझ गए। तो ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। उसके अलावा जो ये मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग जो लार्ज सेक्शंस में की जा रही है उनको इंपॉर्टेंस मिल रहा है, और जो रूरल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल नहीं रहा है ना। फार्म्स के आसपास स्मॉल लेबर इंटेंसिव जो कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनको यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उस छोटी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा। बड़ी कंपनी तो है, ऑलरेडी काम कर रही है, हज़ारों लोगों को नौकरी दे रखी है, आप उसको सपोर्ट करो, ठीक है, उसको और बड़े लेवल पर जाओ। लेकिन आपने छोटी के ऊपर फोकस करना है, उसको बड़े के लेवल पर लेकर आना है, जिससे वो कंपनी ग्रो करेगी, उसके पास में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होंगी, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवाएगी, और वो कंपनी फिर ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी देश के प्रति, ठीक है। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, जिसके पास में सब कुछ है, उसको क्यों सपोर्ट करना? अब जिसके पास में नहीं है उसको यहां पर बड़े लेवल पर लेकर आने की जरूरत है ना, समझ गए। तो जो हमारा टारगेट है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी को अचीव कर पाना, क्या वो इतने आसानी से अचीव हो पाएगा? जिस राह पर हम चल रहे हैं उस राह पर चलते चलते ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जीडीपी का जो नंबर है वो इंक्रीज हो, लेकिन यहां पे दूसरी चीज, लोगों की जो एक कह सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी तो इंप्रूव होना चाहिए, लोगों की जो इनकम है वो भी तो इंप्रूव होना चाहिए। ज़्यादातर जो इंडियंस अगर आप देख पाओगे जो एम्प्लॉयड हैं, अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास पे जो नौकरियां हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर वाली हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, कुछ भी कोई प्रकार की सिक्योरिटी नहीं। ज़्यादातर इंडियंस ऐसे ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे पास में रिसोर्सेज बहुत हैं, मेहनती लोग हैं, लेकिन हमें उनको सही से यूज़ करना नहीं आ रहा है, समझ गए। इसके लिए नई स्किल्स प्रोवाइड करवाना, और स्किल्स के लिए गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी देनी होगी, इन सभी लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी होंगी, जिससे लोग ज़्यादा अच्छी जो स्किल्स है उसको गेन कर पाएंगे। उसके लिए सरकार को एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, स्किल्स में इन्वेस्ट करना होगा, ताकि हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करवाए जाएं, और उसका फ़ायदा हमारे देश को हो, किसी दूसरे के देश को ज़्यादा ना हो, समझ गए।
ये यहाँ पर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम छोटे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। अब ज़्यादा इंपोर्ट करने की वजह से ही तो घाटे में चल रहे हैं। छोटे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे थोड़ा स्पेशल फोकस करें, उसको और ज़्यादा सपोर्ट करें, वो ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ज़्यादा नौकरियाँ जनरेट होंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ इकॉनमी में कंट्रीब्यूट मिलेगा। एक्सपोर्ट जब करेंगे तो वहाँ से इनकम जनरेशन होगा। ये एक स्पेशल फोकस है। और जब ये ग्रोथ ऐसी बढ़ेगी तो बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, एफडीआई भी ढेर सारा आएगा। क्योंकि मैंने आपको करंट अकाउंट डेफिसिट पढ़ाया था थोड़ी देर पहले ही, उससे ही आप इसको लिंक करके समझ सकते हो। समझ गए? तो जो ग्लोबल इकॉनमी है इसको देखते हुए और जो कंट्रीज आज के समय पर ग्रो कर रही हैं, जैसे चाइना है, चाइना यहाँ पर दुनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्री बन चुका है। चाइना क्या प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, हर चीज़ ही कर रहा है। इंडिया को भी ऐसा ही करना होगा। इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो नीतियां हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस करना होगा जॉब्स और इनकम्स दोनों को इंक्रीज़ करने के ऊपर, कि लोगों की नौकरियां बढ़े और नौकरियों के साथ साथ उनकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ हो। ठीक है, इसके ऊपर एक स्पेशल फोकस करना अति आवश्यक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दोस्तों हमारे इस आर्टिकल में मेंशन की जाती है। आई होप आपको यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिली होगी। नाउ आते हैं अब हम लोग कुछ प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस के ऊपर। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 ही क्वेश्चन में लगाया हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा था इस चक्कर में। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कॉजेज डिजीज लेप्रोजी? जो लेप्रोजी नाम की बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, या वायरस, या प्रोटोजोआ, या फिर टेपवॉर्म। बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, एकलौता मैमल जो कि अल्ट्रा वायलेट लाइट को देख सकता है जिसकी वजह से वो प्रीडेटर्स को स्पॉट कर पाता है, ऐसा मैमल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कंगारू, बी बैट, या फिर सी रेनडियर, या फिर डी इंडियन वाइल्ड एस। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगेन एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, केवल 2 ही क्वेश्चन लगाए हैं आज, ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, तो फटाफट इनके आंसर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था एकलौता मैमल जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट को देख सके, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी रेनडियर इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ऐसी कौन सी कारण है मेन लेप्रोजी नाम की बीमारी के पीछे का, तो ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर ये जो लेप्रोजी है वो फैलती है। ठीक है, बाकी प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे 2017 का क्वेश्चन था, एक टर्म है डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी, ये हमको न्यूज़ में देखने को मिली है, ये किस चीज़ को रेफर करती है? तो ऑप्शन नंबर ए यूरोपियन यूनियन ग्रुप को रेफर करती है, ध्यान रखना। ना दोस्तों इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।